गुड मॉर्निंग क्लास 10। हमारा आज का विषय है संस्कृत व्याकरण में अशुद्धि संशोधन। ध्यान से पढ़िएगा इसे, अशुद्धि संशोधन। ठीक है, अशुद्धि जब हम संस्कृत में कोई भी वाक्य लिखते हैं तो कई बार क्या होता है, वाक्यों में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। तो उन अशुद्धियों को कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे हम उसको वाक्यों को शुद्ध करके लिख सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, यह आपके बोर्ड में 3 नंबर का प्रश्न आता है। 3 प्रश्न होते हैं एक मार्क के। ठीक है, तो 3 मार्क्स का ये प्रश्न आता है आपका बोर्ड में। ठीक है, तो ये जो अशुद्धि संशोधन है ये मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार में पहला है क्रिया विषयक, क्रिया के विषय आधार पर। ठीक है, पहली अशुद्धि होती है क्रिया के आधार पर। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य जो संस्कृत का, जब हम संस्कृत हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो भी हम जो कर्ता है उसके आधार पर ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होती है। कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में। लिंग के आधार पर भी यही होता है। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग के अकॉर्डिंग होती है, और उसी तरह ही ये वाक्य चलते हैं। ठीक है, और दूसरा है कर्ता विषयक, उसी प्रकार हो गया कर्ता के आधार पर क्रिया और क्रिया के आधार पर कर्ता। तीसरा है विभक्ति विषयक। ये विभक्ति विषयक क्या है, अपने कारक पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, समझ आ गए, कईयों को तो बहुत अच्छे से समझ आए। तो कारक में क्या होता है कि किसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। यही पढ़ा ना हमने कि प्रथमा विभक्ति किसके योग में लगती है, द्वितीय विभक्ति किसके योग में लगती है, तृतीय किसके योग में लगती है। तो इस तरह कारक विषयक। ठीक है, और चौथा है लिंग, पुरुष, वचन और लकार विषयक। लिंग, पुरुष, वचन और लकार के आधार पर अशुद्धि संशोधन। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे क्रिया विषयक। तो क्रिया के आधार पर अशुद्धि संशोधन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ये जो 9 शब्द हैं अच्छे से हमें याद होने चाहिए। ये 9 तो नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसको हमने अलग से 3 माना, 6 ये हो गए। ठीक है, तो ये शब्द हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। ये सब प्रथम पुरुष के हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर प्रथम पुरुष को परिवर्तित किया जाता है। प्रथम पुरुष जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर होता है। मध्यम पुरुष सेम होता है तीनों लिंगों में, उत्तम पुरुष सेम होता है तीनों लिंगों में। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द आपको पहले से ही ध्यान होने चाहिए। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में सह एक वचन, तव द्विवचन, ते बहुवचन है। ठीक है, वह, वे दो, वे सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा हो जाता है। ठीक है, अगर वो होता सा कन्या तो सही है वाक्य। अगर लिखा जाए सा पुरुष या सा बालक, तो ये वाक्य, यहाँ वाक्य क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। इसी प्रकार तत् है, मान लो यहाँ आ जाए तत् पशु, तो भी ये वाक्य गलत है। ठीक है, पशु जो है पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग के लिए तत् हटाकर यहाँ क्या आना चाहिए, सह आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार अब अगर हम देखें तो पाठम, पठथ। ठीक है, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि अगर हम पठ धातु के रूप में तो पठती, पठत,
पठन्ति, पठसि, त्वम के साथ हमेशा पठसी आता है। पठत, पठत और अहम के साथ पठामी, अवाम के साथ पठामे, पठामी, पठावे, पठामे। तो इस तरह आएगा। तो पठत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। त्वम के साथ हमेशा क्या आता है? त्वम, पाठम, क्या जाएगा? पठसी। ठीक है, ये मैंने शायद 9th में आप लोगों को करा रखे। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसी प्रकार अहम है तो अहम के साथ अहम, लेखम, तो क्या आएगा? लिखामी भी आएगा। अगर लिखसी या लिखती लिखा होगा तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब हम पहला जो है कर्ता विषय, इसके आधार पर वाक्य करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, पितरौ पुत्रं पाल्यन्ते। ठीक है, ये वाक्य मैंने लिखा, पितरौ पुत्रं पाल्यन्ते। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर गलती कहां है? यहां गलती है क्रिया पाल्यन्ते, क्योंकि क्रिया क्या है? यहां पर बहुवचन। समझ आ गया? अंते, अंति कहाँ आता है? बहुवचन में आता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा कर्ता है ये किसमें है? प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति और द्विवचन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको? यही बताया कि क्रिया विषय, क्रिया के आधार पर जब हम वाक्य की शुद्धि करते हैं तो कर्ता के आधार पर ही क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के आधार पर ही कर्ता होना चाहिए। ठीक है, क्रिया और कर्ता में आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, जिस लिंग वचन में क्रिया होती है उसी लिंग और वचन में पुरुष में हमारा कर्ता होता है। बहुत क्लोज रिलेशन है क्रिया और कर्ता में। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर अशुद्धि है क्योंकि जो हमारा कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है, जबकि क्रिया बहुवचन में। ठीक है, क्रिया बहुवचन में है। तो हम इसे शुद्ध कैसे करेंगे? वाक्य को हम इसको शुद्ध करेंगे, पितरौ पुत्रं पाल्यतः। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। पितरौ द्विवचन है तो पाल्यतः भी द्विवचन में हो गया। क्लियर है? समझ आ गया? इसी प्रकार एक और वाक्य लेते हैं। ते करने पाठम पठन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही बात है, पठन्ति क्या है? बहुवचन है। और ते कहाँ है? ते कहाँ है? कन्या स्त्रीलिंग है ना, तो ते कहाँ है? द्विवचन में। क्लियर है? फिर वही द्विवचन है। तो ये वाक्य क्या है? हमारा अशुद्ध वाक्य है। इसको हम शुद्ध कैसे करेंगे? ते कन्ये पाठम पठन्ते। ठीक है, समझ आ गया? तो द्विवचन में तो हमने क्रिया भी द्विवचन में कर दी। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा क्रिया विषय शुद्धि संशोधन। तो इस तरह हम वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। बस हमें कर्ता और क्रिया को देखना है, वचन लिंग पुरुष का ध्यान करके। ठीक है, समझ आ गया? अब दूसरा था हमारा कर्ता विषय। ठीक है,
करता है उसी लिंग वचन में क्रिया है, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जैसे यूयम लिखसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाक्य जो है हमारा यूयम लिखसी। अब लिखसी जो है ये दोनों पुरुषों से मध्यम पुरुष के हैं। ठीक है, लेकिन लिखसी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है, जबकि यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है। समझ आ गया? तो हमने क्या करना है? क्रिया के आधार पर कर्ता को लगा देना है। समझ आ गया? अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखसी है तो त्वं, त्वं लिखसी। ठीक है, अब जैसे हमने लगाया अहम पाठम पठन्ति। ठीक है, तो अब यहाँ करता है अहम, जबकि क्रिया जो है वो बहुवचन में है, कर्ता एक वचन में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पुरुष भी अलग अलग है। ये उत्तम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले तो कर्ता जो है क्या करना है? प्रथम पुरुष एक वचन में कर देना है। ठीक, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड क्या है? अहम ही तो है ना, तो अहम को हमने प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना है। तो अहम प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ जाएगा? स। ठीक है, अब यहाँ एक वचन नहीं आएगा, यहाँ आएगा बहुवचन। पठन्ति है ना, तो अहम जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलो, बहुवचन में आ जाएगा ते। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ते पाठम पठन्ति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्ता विषयक। जो लिंग वचन में क्रिया है उसी लिंग वचन में हमने कर्ता को परिवर्तित कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है विभक्ति विषयक। ठीक है, अब तीसरा विषय है हमारा विभक्ति विषयक। ठीक है, अब विभक्ति विषयक में हमने कारक पढ़े। कारक में हमने ये पढ़ा कि कौन से शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। अब आपकी जो संस्कृत की बुक है ना, उसमें दे रखा है। ये पहले तो मैंने एक आपको साधारण से बताया कि आप इस तरह अशुद्धि संशोधन कर सकते हो। अब आपकी जो बुक में दे रखी है विभक्ति विषयक अशुद्धि संशोधन, तो पहला जो वाक्य है इसमें दे रखा है कृष्णम इति वासुदेव पुत्र। ठीक है, वसुदेव पुत्र। ठीक है, अब ये वाक्य दे रखा है। अब हमने क्या देखा? हमने देखा यहाँ लगा है कृष्णम, लेकिन यहाँ क्या है? इति है। ये तो हो गया द्विवचन, द्वितीय विभक्ति। और इति के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं आती। इति के योग में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। पढ़ा था ना हमने प्रथमा विभक्ति में, तो इति के योग में आती है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्ता जो है इति के योग में प्रथमा विभक्ति का होता है। तो यहाँ वो क्या गलती है? कृष्ण में गलती है। क्या आना चाहिए? कृष्ण। इति वसुदेव पुत्र। समझ आ गया? तो इसी प्रकार आगे देखिए, विष्णु वैकुंठे अधिशेते। ठीक है, तो अधिशेते, अधि के साथ में जब शील धातु लगती है तो कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु वैकुंठे ना लगकर क्या आना चाहिए? वैकुंठम। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति लगती कहाँ है? जो
उससे एकदम पहले वाला शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिक के साथ जब शील धातु होती है तो उससे जो पहला शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो वैकुंठे न लगकर वैकुंठा माना चाहिए। इसी प्रकार अधिक तिष्ठति है तो आसने अधितिष्ठति, तो अधिक के साथ जब स्था धातु होती है तब भी द्वितीय विभक्ति आती है तो आसनम आ जाएगा। ग्रामस्य परितः वृक्षः सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षः सन्ति, ये भी आपने बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। परिता, अभिता, निकषा, समया, इनके योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। तो ग्रामस्य न लगाकर क्या आएगा? ग्रामम। ठीक है, परिता वृक्षः सन्ति। वैसे अगर हम हिंदी में ये वाक्य देखें ना तो सही है, गांवों के चारों ओर वृक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर अशुद्धि क्या है? अशुद्धि है इसमें विभक्ति के आधार पर। ठीक है, परिता के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे भी वाक्य देख लीजिए। गुरु जनस्य अनुसरति, तो अनु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। रामस्य सह सीता वनम वनम गच्छत, तो रामस्य सह के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है, तो रामेण आ जाएगा। नेत्रार्थ कारण है, जब विकृत अंग होते हैं वहां भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो नेत्रेण आ जाएगा। पदस्य में पदेन आ जाएगा। जटाभ्य तापसौ अस्ति, तो जहां पर प्रतीकार्थक शब्द होते हैं, जब हम किसी को पहचाना जाता है वह जटाओं से तापसी प्रतीत होता है तो जटा भी आएगा वहां पर भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका विभक्ति विषयक अशुद्धि संशोधन। या पढ़ोगे तो पूरे कारक जो है उसके आधार पर ये सारे दे रखे हैं। चौथा आता है लिंग पुरुष वचन लकार विषयक अशुद्धि संशोधन। लिंग पुरुष वचन लकार विषयक अशुद्धि संशोधन। इसमें देखिए सह बालकम पश्यसि। ठीक है, तो सह बालकम, सह बालकम पश्यसि, तो पश्यसि क्या है? ये क्या है? ये है मध्यम पुरुष एक वचन, लेकिन स क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमने क्या करना है? प्रथम पुरुष एक वचन के आधार पर ही क्रिया को बदल देना है। लिंग के आधार पर क्रिया बदल जाएगी। तो स बालकम पश्य। ठीक है, समझ आ गया? इसी प्रकार आगे वाक्य दे रखा है बालक है गच्छत, तो बालक है गच्छतः द्विवचन है, बालक एक वचन है तो गच्छति आ जाएगा। राम है हसामि, रामः प्रथम पुरुष है, हसामि उत्तम पुरुष है, तो राम के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। राम है हसति। अब एक वाक्य है जैसे अव्यय के आधार पर भी होते हैं, जैसे अहम हय विद्यालयम गच्छति। अब देखिए ये जो अव्यय है हय, हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। ठीक है, एक होता है श्व आने वाला कल, और अध्य होता है आज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अहम हय विद्यालयम गच्छति, मैं कल जो बीत चुका विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, कक्षा में
विद्यालय जाता हूँ। मैं कल, जो बीत चुका, विद्यालय जाता हूँ, तो वाक्य अपने आप में गलत है। मैं कल विद्यालय गया था, भूतकाल में आना चाहिए। तो ये जो क्रिया है ये तो है किसकी, वर्तमान काल की। अब हमने कौन सी क्रिया लगानी है यहाँ, भूतकाल की। तो भूतकाल की क्रिया क्या होगी, गच्छत, ठीक है। अहम है तो क्या आएगा, गच्छम, ठीक है। लकार सारे याद है, गच्छम, गच्छाम, गच्छाम, यही करते हो ना उत्तम पुरुष में। तो अहम के साथ गच्छामी, तो अहम के साथ ये जो आएगा आपका भूतकाल में, तो वो आएगा गच्छम, ठीक है, समझ आ गया। तो अहम भयम विद्यालयम गच्छम, मैं कल विद्यालय गया था। अगर यहाँ पर आता स्व, यहाँ लिख दो सब, छोड़ दो उसको, एक वचन नहीं बताती हूँ। यहाँ लिख दो सब, स्व विद्यालय गच्छति, तो भी ये गलत है। वह कल विद्यालय जाएगा, तो जाएगा में रेट लकार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लकार कौन सा है, यहाँ पर लकार है लट लकार, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लकार बदलना है, क्रिया को बदलना है। यहाँ पर श्व है, तो श्व के आधार पर क्या जाएगा, स श्व विद्यालय क्या जाएगा, गमिष्यति, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह भी आपको आ सकते हैं अशुद्धि संशोधन, ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब इसमें कोई भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इनके एक अच्छे से नोट्स बनाइए, किन किन के आधार पर ये होते हैं, क्रिया के आधार पर, कर्ता के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किस किस के आधार पर अशुद्धि संशोधन किया जाता है, ये सब आप इसका पहले अशुद्धि संशोधन लिखिए, अशुद्धि संशोधन होता क्या है वो लिखिए, किस किस के आधार पर होता है वो लिखिए, और सबकी डेफिनेशन लिखिए, सबका उदाहरण दीजिएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो वीडियो को देखते हुए नोट्स बना लीजिएगा अपनी संस्कृत की कॉपी में।